नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं UPSSC जेईई का टेक्निकल पेपर 2015 का कैसा आया था हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे और एज ए वन लाइनियर हम इसको देखने वाले हैं। तो आपको बता दूँ, इसका पार्ट नंबर 1 से 50 तक हमने अपलोड कर दिए हैं और 50 से आगे के हम 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे इसमें। तो ये लगभग आधे घंटे का लेक्चर रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रही होगी, वहाँ पर भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इज। जो मॉडुलर ब्रिक है उसका साइज है वो क्या रहता है, वो रहता है हमारा 19x9x9 सेंटीमीटर, 19x9x9 सेंटीमीटर। यही अगर हमको ब्रिक टाइल पूछ दे, अगर ब्रिक टाइल पूछ दे उसका साइज क्या होता है, तो वो होता है हमारा 19x9x4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी इज। तो जो डीपीसी है उसको हम किस में मापते हैं, उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो जो इस डीपीसी है वो स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है। 2-3 चीज़ें हम आपको और बताते चलूँ। जो कंक्रीट वर्क है वो हमारा क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, ब्रिक वर्क को हम क्यूबिक मीटर में मापते हैं, एंड जो प्लास्टर होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं, एंड एक्सवेशन है अगर खुदाई होती रही है उसको हम क्यूबिक मीटर में मापते हैं। और स्टील वर्क है वो स्टील की अगर सरिया प्रोवाइड की जा रही हैं तो उनको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। स्टील वर्क को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है थियोडोलाइट मीजर्स। तो जो थियोडोलाइट है उसके द्वारा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल ज्ञात कर सकते हैं थियोडोलाइट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर हैविंग हायर कंटूर वैल्यू इनवर्ड रिप्रेजेंट। तो अगर कोई कंटूर वैल्यू है किसी भी चीज़ की, तो अगर इनवर्ड साइड में हायर हो रही हैं तो वो हमारी हिल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इनवर्ड साइड में लोअर होती जा रही हैं, कम हो रही हैं, तो वो हमारी वैली को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिडेड इज यूज्ड इन। तो जो एलिडेड है उसको हम प्लेन टेबल सर्वे में लाइन डालने के लिए यूज करते हैं, प्लेन टेबल को, और सर्वे ऑब्जेक्ट को साधने के लिए भी एलिडेड का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 बिंदु रहते हैं, कुछ ऐसी रहती है। इस प्रकार से मैं आपको शॉर्ट में बना के बता देता हूँ। एक साइड तो रहता है आई पीस, इधर रहेगा आई पीस देखने के लिए ऑब्जेक्ट को, और इधर रहता है दूसरी साइड में हेयर क्रॉस जिसको बोलते हैं वो, या ऑब्जेक्टिव पीस। ये दूसरी साइड से यहाँ पर घोड़े का बाल लगा रहता है प्लस चिन्ह में या क्रॉस चिन्ह में, उसको हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन मेजर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द लॉन्गेस्ट चेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्वे एरिया इज नाउन एज। तो जो कोई भी सर्वे प्लान है उसमें जो सेंटर से जो लाइन जाती है, जो सबसे लंबी होती है, वो हमारी बेस लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस लाइन। और इसमें जो इसको चेक करने के लिए जो लाइन डाली जाती हैं उनको बेसिकली चेक लाइन बोला जाता है, और चेक लाइन को भी चेक करने के लिए जो लाइन डाली जाती है वो हमारी टाई लाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड। तो जो सर्वे हम करते हैं अगर उसमें हम अर्थ का कर्वेचर मेजर करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वो हमारा जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। अगर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर कर दें, अगर उसको हम नहीं मानते हैं, तो उसके द्वारा जो किया गया सर्वेक्षण होता है वो हमारा प्लेन सर्वे कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ग्राफ बिटवीन ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड। तो जो ड्राई यूनिट वेट और वाटर के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसको हम मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ बोलते हैं। मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ कहलाता है। इसको OMC ग्राफ भी बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ग्राफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सॉइल इज। जो इफेक्टिव साइज सॉइल का है वो कितना होता है, वो D10 होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज फाइनेस्ट ग्रेन। जो क्ले है वो हमारी सबसे फाइनेस्ट ग्रेन रखती है। जो फाइनेस्ट ग्रेन है वो क्ले के सबसे फाइनेस्ट ग्रेन होते हैं। इसका जो साइज है वो हमारा मिनिमम 0.002 mm होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, वो कह रहा है ए सॉइल हैज 30% एयर वॉइड, यानी एयर वॉइड जो इसको Na बोलते हैं वो दे रखे हैं 30%, Na इक्वल टू 30%। इसको हम लिख सकते हैं 0.30। और दे रखा है इट हैज ए पोरोसिटी, पोरोसिटी को बोलते हैं n इक्वल टू कितना दे रखा है 0.4। एंड कह रहा है द एयर कंटेंट ऑफ सॉइल सेल भी, तो एयर कंटेंट जिसको हम AC बोलते हैं वो हमको फाइंड आउट करनी है। एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, Na इक्वल टू, यानी कि एयर वॉइड्स इक्वल टू होता है n पोरोसिटी इंटू AC एयर कंटेंट। AC हमको फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा हमारा AC इक्वल टू Na अपॉन n। वैल्यू रख देंगे, Na की वैल्यू 0.3 अपॉन n की वैल्यू 0.4। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0.75। यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.75। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल। तो जो वाटर टेबल अगर सॉइल का इंक्रीज हो रहा है तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है मृदा में वो कैसे होंगे, वो डिक्रीज होंगे। अगर वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस हैं वो डिक्रीज होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, इफ वॉइड रेशियो ई की वैल्यू दे रखी है 0.67, W की वैल्यू दे रखी है वाटर कंटेंट की 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू दे रखी है 2.68। फार्मूला होता है और हमको क्या कह रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इक्वल टू ज्ञात करनी है। S इक्वल टू कितना होगा, तो एक फार्मूला होता है वो होता है हमारा SE इक्वल टू WG। S हमको फाइंड करनी है, S इक्वल टू हो जाएगा WG अपॉन E। W की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.188 इंटू G की वैल्यू 2.68 अपॉन E की वैल्यू 0.67। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम। सॉल्व करने पर S की वैल्यू है जो आ जाएगी 0.752। इसको हम परसेंटेज में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 75.2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है रोटामीटर इज यूज टू मीजर। तो जो रोटामीटर है वो हम फ्लो ऑफ फ्लूइड ज्ञात करने के लिए रोटामीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज बाई एडिंग। तो जो हम प्रेशर एनर्जी है वो पंप को ऐड करके हम प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड। तो वो हमारा कहलाता है मैक नंबर। जो रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स होता है वो हमारा कहलाता है मैक नंबर। साथ ही आपको बता दूं तो जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारा रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। एंड ऑयलर नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। एंड एक और चीज़ रहती है वो रहती है हमारी कोसी नंबर। जो कोसी नंबर इक्वल टू होता है वो होता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। एंड एक और चीज़ रहती है जिसको बोलते हैं फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर इक्वल टू होता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। एंड लास्ट वन रहता है एक वेबर नंबर के नाम से रहता है। जो वेबर नंबर होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। ये भी आपको साथ में इसके याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज कंपेयर टू रोडवे मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे इज। तो एज पर कंपेयर रोडवेज जो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे है वो हमेशा लेस रहती है। जो रोडवेज की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है जो शुरुआत में जो उसका प्राइमरी कॉस्ट है रेलवे की कंस्ट्रक्शन की या न्यूली कंस्ट्रक्शन वर्क की, रेलवे की हमेशा जो कॉस्ट रहेगी वो एज पर कंपेयर रोडवेज बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑन कैरिज वे इज नाउन एज, तो जो कैरिज वे का जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है उसको हम क्राउन कहते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है कैरिज वे का उसका वो क्राउन कहलाता है, इसको हम क्राउन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ फिश बोल्ट एज पर फिश प्लेट जॉइनिंग रेल्स आर, तो जो रेल्स को जॉइन करने के लिए जो फिश प्लेट लगाई जाती हैं उसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स वो कितने रहते हैं, वो हमारे 4 रहते हैं एज पर क्वेश्चन, लेकिन कई बार ही इनकी संख्या 6 भी रहती है, कई जगह 6 आंसर भी इसका मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली है जो हम फिश प्लेट के लिए वो 4 बोल्ट प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि फॉर ए सीवर लाइन ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर द स्पेसिंग ऑफ मैनहोल अलोंग स्ट्रेट रन वुड बी अप्रोक्सीमेटली, तो वो कम से कम कितनी अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 मीटर पर हमको मैन होल प्रोवाइड करना रहता है। जो हम मैन होल है वो हम कहाँ पर देते हैं, ज़्यादातर तो हम किसी भी सीवर के जहाँ पर जॉइंट आ रहा है, जहाँ पर 2 या 4 सीवर लाइन जॉइंट कर रही हैं वहाँ पर हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं, या बेंड आ रहा है यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन हो रही है तो यहाँ पर हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं। नंबर तीसरा, अगर इसका डाया चेंज हो रहा है सीवर लाइन का, अगर डाया चेंज हो रहा है तो वहाँ पर भी हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं, या इसके चेंज इन ग्रेडियंट हो रहा है तो भी हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं। अगर ये कोई कंडीशन नहीं है, अगर लाइन हमारी स्ट्रेट जा रही है तो भी हम 30 से 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक मैन होल प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है काउल इज प्रोवाइडेड एट, जो काउल है वो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम टॉप पोर्शन ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम पर प्रोवाइड करते हैं। जो आपने देखा होगा घरों के सीवरों के बाहर पाइप निकला रहता है वायुमंडल में, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा रहता है और इसके ऊपर से तो ये बंद रहता है ताकि कोई पंछी इसमें न जा सके, और ये बाहर से इसमें होल्स रहते हैं बहुत बारीक बारीक ऐसे बने रहते हैं, जिससे कि इसकी जो गंदी एयर है पाइप की वो बाहर निकलती रहे वायुमंडल में। इनको हमेशा छत हाइट से ऊंचा लगाया जाता है, जैसे ये छत हाइट है इससे इसको ऊंचा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है टू कंट्रोल व्हीकल पॉपुलेशन फ्रॉम एग्जस्ट व्हीकल फॉलोइंग इट फिटेड, वो होती है हमारी कैटेलिस्टिक कन्वर्टर बेटर रहता है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 10,500 2012 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन पीएच वैल्यू शुड बी रेंज ऑफ, तो जो पीने के पानी का जो पीएच वैल्यू है वो IS के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, वो हमारा 6.5 से 8.5 के बीच लाई करना चाहिए। और जो पीएच वैल्यू है वो आपको बता दूं, जो जब हमारी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो हमारी अम्लीय कहलाती है, और जब 7 से अधिक होती है तो हमारा क्षारीय जल कहलाता है। और जो पीने का पानी है वो हमारा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है सीवेज सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, जो सीवेज सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, वो हमारा हाउस सीवेज से सीवेज सिस्टम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए स्टील कॉलम इफेक्टिवली हैंड इन पोजिशन एंड रीस्टैंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, यानी कि कोई कॉलम है इसके रीस्टैंड इन बोथ कॉलम, यानी कि दोनों कॉलम जो हैं दोनों सिरों से इसको कॉलम को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो जो फिक्स कॉलम किया गया है तो इसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी होगी, तो वो होती है हमारी L इफेक्टिव इक्वल टू टोटल लेंथ जो भी इसकी रहेगी L इंटू 0.65, तो यानी 0.65 L है वो हमारी इफेक्टिव लेंथ रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन इज कॉल्ड, जो पर्लिन को सपोर्ट करता है वो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर कहलाता है जो ट्रस में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्यूर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी ऑफ, तो जो कंक्रीट को हम क्यूर करते हैं किसी निश्चित समय के लिए 14 दिन या 21 दिन के लिए, तो उसके लिए जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी होनी चाहिए वायुमंडल में, वो हमारी 90% के आसपास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78, इन ए सिंपल रिइंफोर्स्ड बीम इफ ए परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच्ड अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, यानी कि कोई कंक्रीट का बीम है उसमें कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो पहले पहुंच जा रहे हैं लेकिन स्टील में स्ट्रेस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यानी कि जो कंक्रीट है वो हमारी पहले फेल हो रही है स्टील से, तो क्या होगा कि जब स्टील फेल नहीं हो रही है तो यानी कि इसमें स्टील की मात्रा ज़्यादा है, ये मान के हम चलते हैं। तो क्या होगा जब स्टील ज़्यादा यानी कि ओवर स्टील यानी कि ओवर रिइंफोर्स्ड बीम आपको याद रखना है। तो जब अगर कंक्रीट फेल हो रही है तो वो हमारा ओवर रिइंफोर्स्ड बीम होगा, अगर इसमें कंक्रीट फेल नहीं होती है और
हमारी स्टील फेल हो जा रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर स्टील फेल पहले हो गई और स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंच गए और कंक्रीट में नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा क्या रहता है, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, यानी कि अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हमारा इकोनॉमिकल होता है। और थर्ड आता है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस एक साथ पहुंचते हैं, यानी कि स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पान टू बी within permissible limit the ratio of its span to effective depth should not exceed, तो वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हमारा 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इफेक्टिव स्पान और डेप्थ का रेशियो। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, तो जो कंक्रीट स्लैब में श्रिंकेज है वो किसके कारण आता है, वो होता है कॉजेज टेंशन क्रैक, टेंशन क्रैक के कारण कंक्रीट में श्रिंकेज उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ मशीनरी डैम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड सॉइल शुड बी एट लीस्ट द टोटल वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ, तो जो हमारा मशीनरी डैम है उस पर कितना सॉइल और डैम के बीच कितने टाइम लगना चाहिए, इसमें जो वाटर के कारण प्रेशर लग रहा है जिससे हमारा डैम फेल ना हो, तो वो होता है हमारा 1.5 टाइम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्स्ड बार ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नेवर बी लेस देन, तो वो हमारी मिनिमम 12 mm की सरिये जो हैं कॉलम में, कम से कम 12 mm की सरिया हमको कॉलम में प्रोवाइड करनी रहती है। जो लॉन्गिट्यूडिनल बार रहती हैं इनको मिनिमम 12 mm बोलते हैं, और जो लेटरल बार रहती है जिनको रिंग बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं, इनका मिनिमम डाया जो है 8 mm हम प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम कैन हैव मैक्सिमम एरिया टेंशन रिइंफोर्स्ड एज, तो जो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम रहती है उसमें जो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्स होता है वो रहता है हमारा 0.04 BD, जहाँ पर D ओवरऑल डेप्थ रहती है एंड B इज ब्रेथ रहती है, तो इतनी हम मैक्सिमम कंक्रीट बीम में स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है द मैक्सिमम साइज ऑफ वन साइड ऑफ और डायमीटर ऑफ कॉलम इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर टू मेक इट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट शुड नॉट बी लेस देन, तो जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए मिनिमम कितने mm किसी भी कॉलम का डाया या एक साइड की जो स्क्वायर है तो एक साइड की फेस बोल सकते हैं या एक साइड बोल सकते हैं, इसका साइज कितना होना चाहिए, या कॉलम है तो उसका डाया मिनिमम कितना होना चाहिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो वो होता है हमारा 250, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गई है, इसका आंसर 250 mm होता है। ये आपको याद रखना है, 250 mm करेक्ट आंसर होगा। 250 mm हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए एक साइड या डायमीटर ऑफ कॉलम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है द स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्ट्रिप्स इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम शैल नॉट बी लेस देन, तो जो हम कंक्रीट कॉलम या बीम जो भी बनाते हैं तो उसके लिए जो दो हुक्स बीम में स्टील प्रोवाइड करते हैं तो इनकी जो दूरी है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारी मिनिमम 100 mm होनी चाहिए ताकि इसके अंदर वाइब्रेटिंग क्रिया वगैरह की जा सके, तो मिनिमम जो स्ट्रिप्स की दूरी है वो हमारी 100 mm होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर टू बी यूज्ड इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कंसंट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन, तो जो कंसंट्रेशन है वो हमारी आरसीसी में यूज्ड वाटर में ऑर्गेनिक सॉलिड कितने ml मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए, तो वो होनी चाहिए हमारे 200 मिलीग्राम पर मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी, वो लिए जाते हैं 0.30% एज पर व्हिटनी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है एज पर IAS 456/2000 फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मॉडुलर रेशियो इज, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबको याद होगा 280/3 सिग्मा CV, जो कि हम मॉडुलर रेशियो M = ज्ञात करते हैं उसका ये फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन एज पर IAS 456/2000 द थिकनेस ऑफ फ्लैट
शुड नॉट बी लेस देन, तो जो फ्लैट या इसको स्लैब होगा, स्लैब की जो थिकनेस है वो मिनिमम कितनी रखते हैं, वो रखते हैं 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डिजाइन ऑफ सिनेमा हॉल विथ ऑफ 3 इज टेकन एज, तो जो सिनेमा हॉल में है उसकी विड्थ हम कितनी लेते हैं, वो लेते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर विड्थ ली जाती है सिनेमा हॉल्स की। नॉर्मली हम 27.5 सेंटीमीटर के समथिंग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कह रहा है ड्यू टू एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ शेप और डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी इज नाउन एज, तो ड्यू टू किसी भी स्ट्रक्चर की जो अब प्रचलन में नहीं रहा है उसके पश्चात जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी अनसर्कुलेशन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। एंड 2-3 चीज़ें और होती हैं जैसे कि कहलाती है, एक होती है स्क्रैप वैल्यू, एक होती है सैल्वेज वैल्यू। तो जो कोई भी स्ट्रक्चर है वो खड़ी स्थिति में है और उसको अगर हमारे यूज में नहीं आ रहा, जैसे कि ये भी एक अनसर्कुलेशन वैल्यू है, तो अनसर्कुलेशन स्ट्रक्चर है, वो खड़ी स्थिति में अगर हम इसकी एस्टिमेट करना चाहें, इसकी अगर वैल्यू प्रॉपर्टी की कीमत निकालना चाहें, तो जो वो वैल्यू जो कहलाएगी, उसकी जो रेट आएगा, कॉस्ट आएगी, या जो भी वैल्यू कहलाएगी वो हमारी कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। यानी खड़ी स्थिति में भी किसी भी स्ट्रक्चर की जो यूज के बाद खत्म हो चुका है, जिसका यूज नहीं हो रहा है, वो हमारी सैल्वेज वैल्यू कहलाती है। अगर इसी को हम तोड़ के इसके अलग अलग पार्ट जो भी रहते हैं, ईंट, ब्रिक या डोर्स अगर ठीक ठाक हैं, कुछ लकड़ी वगैरह या फिर स्टील, इनको अलग से बेचा जाए तोड़ के, तो वो चीज़ कहलाती है हमारी स्क्रैप वैल्यू। तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर वन टाइम सरचार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज एडेड फॉर द कॉस्ट ऑफ, तो जो हम कोई भी एस्टिमेट करते हैं वो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम कितना लेते हैं, वो लेते हैं हम 8%। नॉर्मली है वो हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 8% लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन मशीनरी वर्क वाइल डूइंग रेट एनालिसिस वाटर सरचार्ज इज टेकन एज, तो जो हम मशीनरी वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं या किसी चीज़ का रेट एनालिसिस करते हैं, उसमें हम जो ब्रिक वर्क के लिए पानी रिक्वायर्ड रहता है, तो वो हम पानी का जो सरचार्ज वो कितना जोड़ते हैं, वो हम टोटल कॉस्ट का 1.5% जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 94, इफ द फोर्स बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन बी सी 15 डिग्री देन द इंक्लूड एंगल बिटवीन द लाइन इज, तो जो दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स बियरिंग दे रखी है वो मैं फिगर भी साथ में ड्रॉ करता चलूं। तो ये कोई लाइन है, उसकी फोर्स बियरिंग है, हम ये मान लेते हैं, आपको पता ही होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है एंड नीचे साउथ होता है। तो यानी ए बी की बियरिंग दे रखी है वो 35 डिग्री दे रखी है। ये कोई ए बी लाइन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, ये 35 डिग्री दे रखा है, ये एंगल कितना है 35 डिग्री दे रखा है। एंड कह रहा है कि ए बी लाइन पर एंगल तो 35 डिग्री दे रखा है एंड बी सी का दे रखा है, वो दे रखा है 15 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम सेम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी जो है यहाँ से 15 डिग्री दे रखी है, ये बी सी लाइन है, ये जो एंगल बन रहा है ये 15 डिग्री दे रखा है इसने आंसर। तो हमको पूछा है कि जो इनका इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि सी ए बी सी जो एंगल है वो कितना बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हमको एंगल ए बी सी ज्ञात करना है। जब ये 35 है तो ये जो एंगल बचा वो कितना बचा, 35 बचा। अगर ये 35 बचा तो ये शेष 90 माइनस 35 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। अब ये 55, ये कितना है 90 है, 90 है और ये कितना है 15 दे रखा है, तो टोटल जोड़ देंगे 55 प्लस 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 160, इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो एंगल है वो कितना बनेगा 160 डिग्री आंसर आ जाएगा, 160 अंश का कोण बनाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए हम करेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं। जो हमारा कर्वेचर होता है वो किसके कारण होता है, वो सरफेस के कारण होता है, पृथ्वी की सरफेस के कारण, पृथ्वी की त्रिज्या के कारण। एंड जो रिफ्रैक्शन होता है वो वायुमंडलीय कारणों के कारण होता है, ऊष्मा के कारण होता है रिफ्रैक्शन। तो इनको हम जो कर्वेचर है वो हम उसका करेक्शन करने के लिए माइनस लेते हैं एंड जो रिफ्रैक्शन है वो हम पॉजिटिव लेते हैं करेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है द सुटेबल कंटूर ट्रेवल फॉर ए मैप विद स्केल 1:10,000, तो उसके लिए जो स्केल है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारी
2 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास एज। जो लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास है वो कितनी होती है, 30 मिनट होती है। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए 30 मिनट दे रखी होती है, लेकिन अगर एसएससी जेई का एग्जाम है तो उसके लिए अगर 15 मिनट आंसर दे रखा है तो वो एसएससी जेई है, वो 15 मिनट आंसर मानता है, तो उसके लिए 15 मिनट हो जाएगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है या अदर कोई भी एग्जाम है एसएससी के अलावा, तो उसमें कितना मानता है, वो मानता है हमारा 30 डिग्री, वो 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98, मिनिमम एंगल बिटवीन एक्सेस ऑफ वियर एंड कैनाल हेड रेगुलेटर इज। तो जो हेड रेगुलेटर है वो वियर और कैनाल पर किस एंगल पर बनाया जाता है, वो बनाया जाता है हमारा 90 डिग्री एंगल पर। जो हेड रेगुलेटर है वो 90 डिग्री एंगल पर बनाते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 99 क्वेश्चन नंबर, एक कैनाल कंस्ट्रक्शन नॉर्मल टू कंटूर लाइन ऑफ एरिया इज कॉल्ड। तो जो कंटूर लाइन के नॉर्मल बनाई जाती है वो हमारी साइड स्लोप कैनाल कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये एक साइड के खेतों को ही सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 100, हाइड्रो साइंस यानी हाइड्रोलॉजी साइकिल इज डिनोटेड बाई इक्वेशन। तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, वो होती है हमारी P = E+R, ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ हमारा ये यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो कि 2015 का पेपर था वो हमने सॉल्व कर लिया है। ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो की PDF लिंक पाने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और कई अन्य PDF भी पा सकते हैं। SSC, यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर रिलेटेड, SSC सिविल से रिलेटेड काफ़ी PDF आप हमारी इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।